बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 उसकी समरी देखेंगे और किस तरह से उसमें से एमसीक्यूज़ के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसको देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं, ठीक, उसके एक तरह की ये रिवीजन हम देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। जी, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का। वैसे तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा बीएससी को ही रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, एफएससी एंड थोड़ा सा जो बीएससी का कंटेंट है वो अलग से एक वीडियो में देंगे। केमिकल बॉन्डिंग बॉन्ड होता है जी एनी फोर्स विच होल्ड टू एटम्स टुगेदर। दो एटम को जोड़े रखे वो फोर्स बॉन्ड कहलाती है, उसको केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं। अब बॉन्ड क्यों बनता है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी चीज़ है ये देखें कि बॉन्ड क्यों बनता है। अब बॉन्ड बनने के लिए हमने जब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को स्टडी किया तो हमें एक रेफरेंस मिला, एक स्टैंडर्ड मिला, कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस जो थी उनका कोई बॉन्ड नहीं बनाते, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। कुछ एक्सेप्शनल हैं भी, कुछ ज़ीनॉन के कंपाउंड वगैरह हमें मिलते हैं, लेकिन वो पोलराइजेबिलिटी के बेस पे एंड पे जाके हम देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यही बात करते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं ये इनर्ट गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव हैं और ये रिएक्ट नहीं करती, ये बॉन्ड नहीं बनाते, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती। जब हमने नोबल गैसेस को स्टडी किया तो हमें पता चला कि इनमें के अंदर ऐसी क्या बात है कि जो बाकी किसी एलिमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं बनाते, ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बाकी पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो हमें दो चीज़ों का पता चला कि इनके वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जस्ट लाइक हीलियम। तो यहाँ पे हमने एक रूल बना लिया, डुप्लेट रूल, कि अगर इसकी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी की, इस जैसी हो जाए तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, मतलब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमें इसका जो रूल मिला, जो हमें मिला जिसकी बेस पे पता चला कि ये नॉन रिएक्टिव है, वो इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का होना था, जैसे बाकी जितने भी हैं, ठीक है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, एट्सेट्रा। तो इससे हमें एक रूल जो नया बनाया वो था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये रेफरेंस इसलिए बना कि बाकी तमाम एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में बॉन्ड बनाता है। या आप ऐसे कह लें कि ऑक्टेट रूल को
फुलफिल करने के लिए, ऑक्टेट रूल पे पूरा उतरने के लिए कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए वो बॉन्ड बनाता है, उसके लिए या वो इलेक्ट्रॉन देता है या वो इलेक्ट्रॉन लेता है या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसी तरह से अब ये भी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि पूरी तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड ए ग्रुप को देखें, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को देखें, तो उसमें उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में भी होते हैं, तो लिहाजा उनको भी इस जैसा होना चाहिए। तो लिहाजा ये वाली बात भी जो है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का होना काफ़ी है, ये ज़रूरी नहीं है। अब हम एक जो डेफिनेशन करते हैं कि हर एटम जो होता है वो कोशिश करता है, बॉन्ड जब बनाता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। मतलब उसके करीब तरीन जो नोबल गैस होगी ना, चाहे उसके पीछे है, मसलन अगर हम लिथियम की बात करें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम के जैसा होने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ले और वो जाके नियॉन के जैसा हो। तो इसलिए हम ये अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो क्या है जी, कि हम अब हमारे पास रेफरेंस जो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है वो ये है कि एवरी एलिमेंट, एवरी एटम ऑफ ईच एलिमेंट ट्राई टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इस ट्राई में, इस कोशिश में वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर भी कर सकता है ताकि वो उसके जैसा हो जाए। अब 2-3 बातें हमने देखनी है। एक तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से ऑक्टेट रूल है, डुप्लेट रूल है, और नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास रेफरेंस है जिसकी बेस पे हम उनकी वो रिएक्टिविटी या बॉन्ड और जो होता है उसको हम कंपेयर करके, रिलेट करके निकाल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है कि आप एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन देखें। जब एटम बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता तो वो हाई एनर्जी स्टेट पे होता है, क्योंकि उसने स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो वो क्या करेगा, वो किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ग्राउंड स्टेट में एक्सेप्ट नोबल गैसेस तमाम एलिमेंट जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है जब वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। लेकिन जैसे ही 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए करीब आते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, एक का इलेक्ट्रॉन ये है, एक का इलेक्ट्रॉन ये है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जैसे ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पे 2 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। एक ऐसे कह लें कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, इसके न्यूक्लियस में, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, दूसरा रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये रिपेल भी करेगा। लेकिन जब तक ये करीब आते जाएंगे, शुरू में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट होती जाएंगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि उनके दरमियान एक बॉन्ड लेंथ होती है, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, उस बॉन्ड लेंथ पे आके जो अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, रिपल्जन मिनिमम होती है। लेकिन उससे भी कम अगर हम डिस्टेंस करें तो फिर रिपल्जन जो है वो डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और अट्रैक्शन जो है वो कम होती है। तो इस वजह से उसकी एनर्जी मैक्सिमम फिर होना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ आते हुए एनर्जी कम हो रही होती है, इससे मज़ीद कम जाएंगे तो एनर्जी जो है वो
फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर डिस्टेंस हम मज़ीद कम करें। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बुक में दी गई है, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इधर जितना हम डिस्टेंस कम करते जाते हैं पहले एनर्जी कम होती है, फिर एनर्जी एकदम से राइज करती है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो अब ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ ये एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस होता है। कंप्रोमाइज डिस्टेंस कह ले कि ऐसा है कि जहाँ पर दोनों एटम मिल के स्टेबिलिटी गेन करते हैं, मिनिमम एनर्जी पे होते हैं कि उससे ज़्यादा कम एनर्जी पे वो नहीं जा सकते, उसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी एक ग्राफ जो है वो बताया गया है, वहाँ से आप इसको देखेंगे। उसके बाद चंद चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, बड़ी कॉमन भी हैं। एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ रेडियस ऑफ एटम से कंपेयर किया जाता है। अब देखें रेडियस के लिए टर्म मखसूस हैं, एक होता है आयनिक रेडियस, एक होता है कोवेलेंट रेडियस। इसको जनरली हम एटॉमिक रेडियस कह लें। अब किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो उससे उसका साइज रिलेट करता है। तो रेडियस क्या है जी, उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियस वो रेडियस कहलाता है। अब एटम का साइज अगर उसका सीक्वेंस देखें तो ये उसके ट्रेंड में इसका कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि आमतौर पे डाउन द ग्रुप जाएं तो साइज इंक्रीज होता है और लेफ़्ट टू राइट जो है ये डिक्रीज होता है। इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। पहली वजह क्या है कि इधर को जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज, एक तो ये न्यूक्लियर चार्ज का, और दूसरी वजह जो है वो नंबर ऑफ शेल्स, तीसरी वजह जो है वो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लें। ये वो फैक्टर हैं जो साइज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता है, ठीक है, हालांकि उसके साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली उसका साइज़ बढ़ता जाता है। और अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल वो इजाफा हो रहा होता है। तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल बढ़ती जाएगी, इसकी वजह से साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो दूसरे और तीसरे शेल के अंदर जो पीरियड है उनमें ये बड़ी प्रोमिनेंट है कि साइज़ में जो कमी आती है वो क्लियर होती है। लेकिन उससे नीचे जाए तो उसके जो है पीरियड के अंदर साइज़ में जो कमी है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, कम वैल्यू होती है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो ये शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और डी ऑर्बिटल इनर और इलेक्ट्रॉन इनर शेल के अंदर होता है, इसलिए वो रिपेल करता है और साइज़ में जो है वो बाद उस तरह से कमी नहीं आ रही होती। एक तो ये है। दूसरी जो मैंने आपको बात बताई ये जनरल बताई है एटॉमिक रेडियस की। आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब है? आयनिक रेडियस से मुराद ये है कि जब वो एटम आयन की शक्ल में होगा। अब देखें हम एटम का एग्जैक्ट रेडियस फाइंड ही नहीं कर सकते। जो भी एटम होगा उसका एग्जैक्ट रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। उसकी दो वजह है। एक तो ये है कि नो शार्प बाउंड्री, उसके कोई बाहर क्लियर कोई बाउंड्री नहीं है जिसमें हम ये कहें जी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय मैयर कर लें। दूसरा जो इसमें है कि वो अफेक्ट होता है बाय नेबरिंग एटम। सपोज अब सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो वो क्लोरीन की वजह से अफेक्ट होगा, फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा फ्लोरीन की वजह से अफेक्ट होगा, और अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से
इफेक्ट होगा तो इसका इफेक्ट भी नेबर एटम का इफेक्ट भी एटम पे होता है, जिसकी वजह से उसके साइज में जो है वो कमी बेशी हो जाती है। तो इसलिए हम किसी भी एलिमेंट का जो एटम का साइज होता है वो उसके किसी कंपाउंड में से ही निकालते हैं, क्योंकि वो फ्री स्टेट में तो हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर तो वो उसका कंपाउंड आयनिक है तो देन उसका साइज जो है वो रेडियस जो है वो आयनिक रेडियस कहलाएगा। और अगर वो एलिमेंट वो एटम उसने कोई कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट कंपाउंड बनाया हुआ है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उस केस में जो कार्बन का जो रेडियस हम निकालेंगे वो कोवेलेंट रेडियस भी कहलाएगा, ठीक है। ये तो जनरल से थी उनके बारे में, आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब आयनिक रेडियस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो बार बार इसमें से एमसीक्यूज बन भी जाते हैं, वो क्या है, साइज ऑफ आयन विद न्यूट्रल एटम, साइज ऑफ आयन विद इट्स पेरेंट एटम, पेरेंट या न्यूट्रल एटम। जी, तो क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, उसके बढ़ने की वजह से उसका साइज कम हो जाएगा। तो कैटाइन का साइज हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से कम होता है। दूसरा ये कि जितना कैटाइन, अब बाद दफ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी आती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन्स होते हैं। मसलन पहले ग्रुप में सोडियम है, दूसरे ग्रुप में मैग्नीशियम है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है। ये दूसरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। सोडियम +1 का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब की जो है वो यही है, पहले में 2, दूसरे में 8। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसने दे दिया, इसके तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने दे दिए, इसके तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने दे दिए। तो सब अब ये जो हैं ये तीनों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन्स हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहलाती हैं। अब इनका अगर हम साइज कंपेयर करें, सब में इलेक्ट्रॉन तो चूंकि सेम है, तो इसमें हम देखते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा उसका साइज सबसे कम होगा, क्योंकि उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को वो मैक्सिमम अपने अंदर जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका साइज सबसे कम होगा। इसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें 2 आयन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिसको R से रिप्रेजेंट करें, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन के प्लस के इक्वल होता है। ये पॉलिंग ने एक ये निकाला भी था पोटाशियम क्लोराइड का, पॉलिंग ने पोटाशियम क्लोराइड का इस तरह से पोटाशियम और क्लोराइड का आयन प्लस करके वो R निकाला, और उसमें से आप पोटाशियम को यूज़ करते हुए या क्लोराइड को यूज़ करते हुए, अब इसके अंदर क्लोराइड नेगेटिव आयन में, इसको आप रेफरेंस बना के इसके साथ सोडियम जोड़ें तो सोडियम का निकाला जा सकता है, इसके साथ कैल्शियम जोड़ें तो कैल्शियम का निकाला जा सकता है। मतलब एक का रेडियस हमें पता है, दूसरे को उसके साथ हम जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस हम उन दोनों के दरमियान मेजर कर लेंगे, वो R होगा। जिसका भी हम फाइंड करना चाहते हैं, वो सपोज को पॉजिटिव आयन वाले का फाइंड करना चाहते हैं, तो जो इतना डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान होगा उसमें से नेगेटिव आयन का जो रेडियस होगा वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम एक आयन की मदद से किसी दूसरे आयन का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। और अब तो ये बड़ी एडवांस टेक्निक XRD है, उसमें हम डायरेक्ट उसकी जो है वो XRD लेते हैं, उससे एटम के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमें पता चल जाता है।
ये तो था आयनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होता है जो जिसमें वो एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में, कोवेलेंट कंपाउंड की शक्ल में है मौजूद होता है। जैसे आप ये देखें CH4 में कार्बन हाइड्रोजन है, या CHCl3 है, या CCl4 है। तो इसमें आप देखें कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको यूज़ करते हुए यह तकरीबन क्लोरीन का 99 के राउंड अबाउट होता है, जो कार्बन है वो 76 के राउंड अबाउट होता है। तो इस तरह से इनके को यूज़ करते हुए, इनकी बॉन्ड लेंथ को यूज़ करते हुए उनके जो रेडियस हैं उनको फाइंड किया जा सकता है। ये तो था इसके बारे में, कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब सब का सीक्वेंस क्या होगा, आयनिक और कोवेलेंट रेडियस दोनों का जो सीक्वेंस होगा वो अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जो है वो सेम होगा, जैसा हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके हैं। इसके बाद कुछ कॉमन टर्म एक और है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो क्या है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब इसकी मदद से एक्चुअली क्या होता है, एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने इन्फिनिटी में लेके जाना है, इसके होल से निकालना है, तो ये जो एनर्जी होगी ये कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो एटम के साइज पे डिपेंड करेगी, उसकी अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी, शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी, ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगी। इसके जो फैक्टर हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी हो सकता है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। साइज ऑफ एटम भी हो सकता है, साइज ऑफ एटम जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। इसी तरह से नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी हो सकता है। ऑर्बिटल, ये आपको पता है कि एस ऑर्बिटल जो है वो सबसे करीब होता है, उससे निकालना मुश्किल होगा, पी के से निकालना उसकी निस्बत आसान होगा, डी से निकालना उससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये लास्ट वन जो है इसमें शील्डिंग इफेक्ट का जिक्र किया गया है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि रिपेल करते हैं वैलेंस शेल को, वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा वैलेंस शेल दूर जाता जाएगा। इसका मतलब उस वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम होता जाएगा। वो जब कम होता जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता जाएगा। इसके अलावा इसका भी सीक्वेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी का, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ होती है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज होती है। फैक्टर्स हमने देख लिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा होता है और अलोंग द पीरियड साइज़ कम हो रहा होता है, इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं। बाकी ये सारे फैक्टर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर जो आयोनाइजेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आगे टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। अब ये क्या है, अगर आप न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन एक निकालते हैं तो फर्स्ट होगी। अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकला हुआ है उसके बाद आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर वो सेकंड होगी। इसी तरह से दो निकले हुए हों, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड होगी। अब एक और चीज़ भी इसमें है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से कम होती है। मसलन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर 800 किलो जूल
मोल एनर्जी चाहिए तो दूसरे के लिए 800 कभी भी नहीं चाहिए होगी, ये 1200 हो सकती है, 1300, 1400, 1000 कुछ भी, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगी। वजह क्या है कि सेकंड एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो क्या बन जाता है, आयन बन जाते हैं, और आयन जब बनता है तो उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन अदर इलेक्ट्रॉन, जो जिसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। इसी तरह से ये तो था आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, उनकी वैल्यूज़। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका उलट है तकरीबन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैसे तो हम ये कहते हैं कि अफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन प्रॉपर की जाती है वो ये है कि एक न्यूट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल एक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल में लेके आते हैं तो ये जो एनर्जी होगी इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ये रिलीज़ होती है, एनर्जी देना पड़ती है, रिलीज़ होने वाली एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक सिस्टम जो है ये वही है, इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कितना गैप है। सपोज इसकी एनर्जी 20 है और इसकी एनर्जी जो है वो 5 है, ठीक है, तो इनमें गैप जो है वो 15 का आ गया। जितना गैप ये ज़्यादा होता जाएगा उतना जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। अब ऐसा होता है कि एक ये है, इसकी निस्बत इसका साइज़ कम है तो ये गैप भी 15 की बजाय कितना होगा, सपोज 16 हो सकता है, और साइज़ कम कर दें तो ये गैप 17 हो सकता है, और साइज़ कम कर दें तो ये गैप 18 हो सकता है। तो जितना साइज़ कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह से अलोंग द पीरियड सेम सीक्वेंस है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का है कि अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, माइनस साइन में शो की जाती है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब कोई एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस वक़्त ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी प्लस में चली जाएगी, और प्लस के लिए जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हम लिखते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसमें भी वो मुख्तलिफ लॉजिक्स दिए जाते हैं। एक ये लॉजिक है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ही इलेक्ट्रॉन जब उसको दे दिया जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसमें आप मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अब रिपल्जन से जो है वो कहते हैं कि उस रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। थोड़ा सा मेरा इसके वाले से अपना एक कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि हम एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं उससे रिपल्जन नहीं ख़त्म होती, अट्रैक्शन ख़त्म होती है। अब देखें जितने भी हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम हीट करते हैं, हीट मीन उसका हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उससे अट्रैक्शन ख़त्म हो रही होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस मामले में थोड़ी सी वो अभी क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं है कि आप एक एटम की एनर्जी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में आने का मतलब ये है कि आप उस लेवल की एनर्जी बढ़ाते हैं ताकि वो उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा अपना उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैंने किया हुआ, हो सकता है इसमें मज़ीद जो है अभी कुछ कॉन्सेप्ट हो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद अगर हम चलें तो उसका सीक्वेंस भी आपको पता चल गया। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये टर्म, इस पे और भी नेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है जी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं
उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों एटम का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो पावर है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉलिंग स्केल एक जो है बीएससी में बताए हुए मुख्तलिफ स्केल जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करते हैं, जिसमें रेफरेंस फ्लोरीन को लिया गया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 कंसीडर की गई। अब बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन से कंपेयर करके निकाली गई है, ठीक है। और फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी आप देखें सीक्वेंस तकरीबन वही रहेगा, क्योंकि जितना साइज़ कम होता जाएगा वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन करीब आते जाएंगे, और वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे तो ज़ाहिर है उन पर अट्रैक्शन जो होगी वो न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी। तो इसलिए जितना साइज़ कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसका भी सेम सीक्वेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो ये एक टॉपिक है, इस सीक्वेंस में आप बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत सारी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो उसमें यूज़ होता है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कंपाउंड की पोलैरिटी और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को डिटरमिन करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है जी, पोलर बॉन्ड होते हैं एंड नॉन पोलर, ठीक है। अगर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो तो नॉन पोलर, और अगर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो 0 से ज़्यादा हो तो फिर ये पोलर होता है। ये एक तो याद रखना, आगे हम इसको देखते भी हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इसके पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड आ गए जी। अब मेन चीज़ जो है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ये थोड़ा सा उसमें भी आया था सॉलिड के केस में। मेन जो है वो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड आपको पता होगा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अब देखें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वो बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली क्या है कि एक आयन है पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर स्टैटिक चार्ज है, एक क्लोराइड आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो स्टैटिक है। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होगी ये जो होगा ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। लेकिन चूंकि हम ये कहते हैं कि आयन्स के दरमियान बॉन्ड है और आयन्स बनते हैं बाय रिमूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। और वो किस किस्म का एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एंड द अदर एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, और वो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। अब एक और चीज़ इसमें बड़ी वो कंफ्यूज करके पूछता है जी, वो कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से ये बताएं कैसा होगा, ये बताएं कैसा होगा इलेक्ट्रॉन, या एक की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ले, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो कैटायन होना चाहिए, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो वाला एनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है इजीली, तो इसलिए उनके दरमियान जो है वो ये बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड जो होता है, चूँकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। एक्चुअली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उसको करने के लिए उसको करते करते वो खुद ऐसी स्टेट में चले गए कि अब वो स्टेबल नहीं है, एक के ऊपर पॉजिटिव आयन आ चुका है, एक के ऊपर नेगेटिव, तो अब वो स्टेबल होने के लिए मज़ीद जुड़ जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब एक और चीज़ याद रखें, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता।
अब जाहिर है जुड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो इसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इसकी है, कुछ इसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इसकी है, तो इसलिए इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो मौजूद होता है। 100% आयनिक बॉन्ड कोई भी नहीं होता। अगर हम सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लें फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लें सीजियम, इनके दरमियान भी जो ये बनता है, ये 92% जो है वो आई थिंक आयनिक होता है। इसके अलावा अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड जो है वो 72% जो है वो आयनिक होता है। सोडियम क्लोराइड ये 72% होता है। अब इसमें आयनिक और हम उसका डिफरेंस कैसे लेते हैं? अगर तो दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 हो, दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, देन वो बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड कंसीडर होता है। हालांकि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी मौजूद होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड है। अब अगर आप नेक्स्ट देखें इसके अंदर तो ये जी आयनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। वैलेंस कोवेलेंट को कंपनी इकट्ठा है, वैलेंट वैलेंस शेल से है, तो वैलेंस शेल में जो है वो उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। वही चीज़ आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर ज़ीरो हो डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो तो ये नॉन पोलर, और अगर 0 से 1.7 के दरमियान में हो तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और पोलर बॉन्ड होता है। 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 से ज़्यादा हो और 1.7 से कम हो तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लीवर स्ट्रक्चर बताई गई हैं, सिंपल से फार्मूलाज हैं, वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड जो है उससे भी शो किया जाता है लीवर स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके बाद है जी थ्योरीज। थ्योरीज जो हैं वो जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। यहाँ पे दो थ्योरीज हैं, उनका जिक्र किया गया, एक वीबीटी और एक एमओटी। ठीक है, लेकिन इसको हाई लेवल पे भी जो है वो और भी थ्योरीज हैं जो इस बॉन्डिंग की मुख्तलिफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ इन्हीं का जिक्र करेंगे अभी जो एफएससी में है, फिर हम आगे जो है वो देखेंगे बीएससी को। थ्योरीज के अंदर सबसे पहली जो इसमें थ्योरीज है वो वीबीटी। अब वीबीटी क्या है? वीबीटी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनता है। तीसरी चीज़ जो इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन है 1s1, तो ये 1s1 है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन के अंदर एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एक बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो एलिमेंट, ऑक्सीजन के अंदर दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो दो बॉन्ड बनाता है। तो ये वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके अंदर मज़ीद इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म कह लें, हाइब्रिडाइजेशन। ये बड़ी डिटेल है इसके अंदर। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में, एक्चुअली
इसके अंदर जो ये बात की गई कि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ बॉन्ड के इक्वल होते हैं, तो कार्बन के अंदर 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो इस चीज़ को के लिए वो फिर एक्साइटेशन की गई कि आमतौर पे ये होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे ही कोई दूसरा एटम उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो पहले उतने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, अगर पूरे नहीं है तो वो एक्साइट करके वो उतने बनाते हैं। जैसे कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वो पी में चला जाता है तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये इन चारों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को फिर मिक्स करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसकी एक बड़ी डिटेल 1 घंटा की तकरीबन वीडियो जो है वो इस चैनल पे आ चुकी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसको मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तमाम एग्जांपल्स हैं एफएससी के अंदर, उनको मैंने इसके हाइब्रिडाइजेशन में उनको डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जिससे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी शेप सब कुछ सेम होता है। एक चीज़ जो हमें इसमें याद रखनी है, क्या हाइब्रिडाइजेशन से हमें कैसे पता चला कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन हुई है? एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम क्लोराइड के अंदर बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ग्राउंड स्टेट में तो ये होती है जी 1s1 और 1s एंड 2s। 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होता है। और 2p जो होता है वो इसका एम्प्टी होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल से सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब बेरिलियम जो है 4, अगर इसका, चूँकि इसके अंदर 2 कोई भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो वीबीटी के मुताबिक इसको तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके वो 1s 2s 2px है, 2py है, 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर चला गया। अब यहाँ तक भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रूफ क्या है हमारे पास कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुई है? वो ये है कि अगर हम ये कहें जी ये एक 2px है, सपोज हम कहते हैं जी ये बेरिलियम के अंदर एक ये 2px है और एक s ऑर्बिटल है, ऐसे ये s है और ये 2px है। अब क्लोरीन के साथ इसने जुड़ना है, तो क्लोरीन एक तो p के साथ ओवरलैपिंग करेगा, जो क्लोरीन में भी जो p ऑर्बिटल होता है pz जो लास्ट वाला हाफ फिल्ड होता है, और एक उसने s के साथ ओवरलैपिंग करनी। अब होना ये चाहिए कि जो बेरिलियम है वो s के साथ जो ओवरलैपिंग कर रहा है वो ये हो सपोज, और जो वो p के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है वो ये हो, क्योंकि s की ओवरलैपिंग जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। इसके बनाया हुआ बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू p के साथ ओवरलैपिंग करें तो सपोज ये बॉन्ड बनता है और s के साथ ये बनता है। अब हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी थ्योरी ये कह रही है कि ये जो है बॉन्ड लेंथ एक कम होनी चाहिए, एक ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल में बेरिलियम को लेते हैं, एक्चुअल में इसका कंपाउंड लिया, तो बेरिलियम के साथ जितना इधर डिस्टेंस है उतना ही इधर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है और 180 के एंगल पे। तो ये इसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी ये शो करती है कि बेरिलियम जो है वो दोनों क्लोरीन के साथ एक जैसा बॉन्ड बनाता है। अब जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है अगर वो सेम है तो इसका मतलब बेरिलियम जिन ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहा है वो भी सेम है, और वो सेम होने का मतलब ये है कि ये s और p नहीं रहे, उस
एस और पी ने फिर पहले क्या किया कि वो आपस में मिक्सअप हुए और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिनमें 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर है। इसलिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें ये 180 का एंगल होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से sp2 भी है, sp3 भी है। तो आम तौर पे ये होता है कि हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को इस लिहाज से रिलेट करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसकी सारी डिटेल्स एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे हाइब्रिडाइजेशन का ये तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें तमाम इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी, जिसमें मीथेन, इथेन और इथीन और इथाइन वगैरह को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकेंगे। इसके बाद अगर हम चलें वेस्पर थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री के हवाले से डिटेल आपको पता ही होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी होती है, ठीक है। इसके अंदर मेन जो है प्रिंसिपल इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे होते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक ही एटम के पास है तो लोन पेयर, अगर उसके साथ दूसरा भी कोई जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ से तो वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। अब ज्योमेट्री वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमिन करते हैं, और कैसे डिटरमिन करते हैं। पहली बात, वो आपस में उस सेंट्रल एटम पर अरेंज इस तरह से होते हैं कि उनके दरमियान जो एंगल होता है, एंगल मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और जो रिपल्जन है वो इतने एक दूसरे से दूर चले जाएं कि उनके अंदर जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो जाए। ये उनकी अरेंजमेंट होती है। अब ये है बेसिक प्रिंसिपल इसका, ठीक है। इसके अलावा इसके पोस्टुलेट हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो ज्योमेट्री डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा ये है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज वो एक से ही जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह उसमें यह बताया गया कि मल्टीपल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये हैं तो मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, लेकिन ज्योमेट्री डिटरमिन करने में ये जस्ट लाइक बिहेव अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा उसके वो सीक्वेंस बताया हुआ है कि लोन पेयर में रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होती है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होती है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उनकी ज्योमेट्री क्या बनेगी। मेनली हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम होता है उसके गिर्द जितने से भी वो जुड़ा हुआ है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद निकाल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है कि जितने एटम से जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू देम, बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, वो निकाल लें। जब आप वो निकाल लेंगे, अब आपने ये भी थोड़ा सा, आपको ये पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो एटम इससे जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड कितने बना सकते हैं। मसलन ऑक्सीजन है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 बॉन्ड के बगैर, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो इस तरह से ये आप बनाएंगे, फिर आप उसको रीअरेंज करेंगे। आपको इस बात से पता चल जाएगा इन दोनों से कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपने रीअरेंज करना है। सिंपल सा है कि अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये ज्योमेट्री आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इधर लिख लें आप,
और उसमें आप इस तरफ लिख लें लोन पेयर और इधर लिख लें बॉन्ड पेयर। फिर आप एक कॉलम बना लें उनका ज्योमेट्री का, इससे आपको क्लियर होता जाएगा। सपोज किसी के अंदर टोटल जो है वो इस तरह से कह लें, इसको थोड़ा ऐसे कर, लोन पेयर और टोटल पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आप यहाँ लिखेंगे, लोन पेयर यहाँ लिखेंगे, बॉन्ड पेयर यहाँ लिखेंगे और उसके बाद उनकी ज्योमेट्री। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर ही होंगे, लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। अगर तो इस एक लोन पेयर होगा तो वो तो लीनियर ज्योमेट्री है, सीधी सी बात है, वो एक के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, उसमें वो ज्योमेट्री का चक्कर नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है, टोटल उसके अंदर है दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर ज्योमेट्री कहलाती। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी जी, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगुलर प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइएंगुलर कह लें, ट्राइगोनल की बजाय ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर तीन ही लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लेकिन एक लोन पेयर है और दो जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, तो ये बनेगा वी शेप्ड या एंगुलर। इसकी एग्जांपल क्या होगी, आप इसकी एग्जांपल जो है वो टिन क्लोराइड ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल BF3 ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल जो है जैसे अभी हमने किया बेरिलियम क्लोराइड या इथाइन जो है वो ले सकते हैं। अब इसके अलावा 4 अगर हों, 4 के अंदर सारे ही बॉन्ड पेयर हों, तो ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, एंगल 109.5 का होता है। अगर 4 हों, एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, जैसे अमोनिया है, इसका मीथेन कह ले, ये अमोनिया कह ले, तो ये ट्राइएंगुलर या पिरामिडल ज्योमेट्री कह ले, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। इसी तरह से ये अमोनिया की एग्जांपल इसमें आएगी। अगर 4 ही हों, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हों, तो वो एंगुलर या वी शेप्ड, एंगुलर या वी शेप्ड होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या होगी जी, वाटर, ठीक है। ये 4 तक जो है वो एग्जांपल्स हमारी इस बुक में FSC में बताई हुई हैं। इसके अलावा डी इन्वॉल्व होता है। अगर DsP3 है, ये वो हाइब्रिडाइजेशन में जाके आती है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं, तो फिर वो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों, ठीक है, तो वो बनेगी ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन को भी जो है वो बताया जाता है कि SP हाइब्रिडाइजेशन है या DsP2 है, DsP3 है, ये जो है ये BSc लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ से आपको जो है वो आएंगी, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आप लिख सकते हैं। या अब देखें, ये तो था वेस्पर थ्योरी के बारे में, मैंने इसको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको इसका जो है वो आइडिया हो गया होगा। कुछ एग्जांपल इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग की भी हैं, जैसे इसके अंदर जो है वो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन पेयर देखे जाएँ तो इसकी जो बॉन्डिंग है ये कुछ इस तरह की होगी, सल्फ़र ऐसे होगा, ये ज्योमेट्री वही बनती है ट्राइएंगुलर प्लेनर। इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो बिहेव करता है लाइक अ सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से अगर आप उसकी बात करें इथाइन वगैरह की, इथाइन में CH सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, CH
तो इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी ज्योमेट्री डिटरमिन करने में एक तरह से वो जस्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सल्फेट का देखें इसके अंदर वो, तो SO4 जो होता है सल्फेट, ये वाले उसकी ज्योमेट्री बनती है, या H2SO4 कह लें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, ये डबल बॉन्डेड होते हैं, बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अगर आप इसको नहीं भी लिखते, सिर्फ सल्फेट आइन लिखते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी उसकी तरह, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर होंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम चलें इस पे, जो नेक्स्ट थ्योरी है लास्ट वाले इसकी, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी पूछी जा सकती हैं। एक तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो S की ओवरलैपिंग से होंगे, या P की ओवरलैपिंग हेड ऑन अप्रोच से। P जो होता है वो हेड टू हेड भी मिल सकते हैं और वो पैरेलल भी मिल सकते हैं। सिर्फ पाई बॉन्ड तब बनता है जब वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इससे आपको आइडिया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, और इसके अंदर भी ये बताया। अब इसको ना पूरे मॉलिक्यूल को एक यूनिट कंसीडर किया जाता है। वीबीटी और इसमें ये फ़र्क है कि वीबीटी में सिर्फ ये बताया गया कि उसमें वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके मुताबिक नॉट ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बल्कि वैलेंस शेल के अंदर जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, चाहे वो फील्ड हैं चाहे वो हाफ फील्ड हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। दूसरा एक और भी है कि इसमें पूरे मॉलिक्यूल को एक यूनिट कंसीडर किया जाता है। अब ये समझ लें कि जैसे उस एक दो एटम आपस में जुड़ते हैं ना, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, पूरा सेटअप ही नया बन जाता है। जैसे एक बिल्डिंग हो, उसमें वो आप उसको गिरा दें और उससे हासिल होने वाली ईंटें लेके उससे नई बिल्डिंग उस बनाए, तो वो सेटअप तो वही है। ईंटें जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो वही है जो उन एटम से आए थे, लेकिन अब टोटल नया सेटअप आ जाएगा ऑर्बिटल्स का, और जो नया ऑर्बिटल बनेंगे, जो नई स्पेस, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जिक्र नहीं किया गया था वीबीटी के अंदर, लेकिन इसके मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप जब करते हैं तो नया सेटअप बनता है ओवरलैप करने से, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं ये उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर नए ऑर्बिटल बनते हैं। इनके ऊपर सेम सारे लॉज अप्लाई होते हैं जो दूसरे, जैसे हॉर्न्स रूल है, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये है कि इसके मुताबिक एक तो ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इक्वल होते हैं। मतलब ये कि जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, लो एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है, और हाफ जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अगर इसकी बहुत डिटेल में जाते हैं तो वो कुछ नॉन बॉन्डिंग भी आते हैं, तो वो अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। उनकी हाई एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये उसी तरह से अरेंज होते हैं। अब जब हम इसको अरेंज करते हैं, एक और चीज़ भी आपने याद रखनी कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं इनमें एनर्जी का गैप होता है। एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि जब अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन। अगर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन या प्रॉपर वो इस वे में नहीं जुड़ते,
कि वो स्टेबल हो सकें। बाद दफ़ा ये भी होता है जैसे दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के करीब आया, प्रोटॉन प्रोटॉन के करीब है, तो रिपल्जन ज़्यादा होगी, और रिपल्जन ज़्यादा होगी तो वो जुड़ेंगे नहीं बल्कि वो हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे और वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी वैसा ही है। अब हम कुछ मॉलिक्यूल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये हीलियम का मॉलिक्यूल है, सपोज उसको हम इन्हीं चीज़ों के तहत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और टर्म इसके अंदर यूज़ होनी है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। हीलियम जी है, हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखें जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। तो हम देखते हैं कि क्या हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमने हीलियम के दो एटम ले लिए, एक इधर लिख लिया एक इधर लिख लिया। यहाँ पे हमने इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रा कर दिए। एटॉमिक ऑर्बिटल है इनके 1s, हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू MOT क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब ये दो है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करेंगे, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक उसमें क्या होगा, हाफ बॉन्डिंग में और हाफ एंटी बॉन्डिंग में, तो टोटल दो बनेंगे। तो एक जो होंगे वो इधर बॉन्डिंग में चला जाएगा और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब याद रखें जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उसी लिहाज से उतनी इसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जिन चार्जेस ने अट्रैक्ट करना है चार्जेस की अमाउंट उतनी ही है, वो रिपेल करेंगे तो वो उतना ही करेंगे। इसलिए इस लेवल से जितना गैप इधर होगा उतना ही इधर होगा। अब इसका हमने देखा जी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनका नाम क्या रखेंगे। अब हम देखें जब ये होगा ना तो ये सेटअप है, ये फिर नहीं होंगे, इनका अपना एक नाम होगा। ये 1s सिग्मा 1s कह लें और ये सिग्मा स्टार 1s। स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन, दो ये और दो ये, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब वो रूल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले उनको फॉलो करते हुए आप इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले इसको दो देंगे, ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट दो इसमें चले जाएंगे। तो टोटल ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या निकलेगा जी, दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस दो इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 होगा। इसलिए हीलियम He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर बॉन्ड ऑर्डर आए और वो कुछ वैल्यू में आए होल नंबर में, तो हम कहते हैं जी उसमें वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। अब चलते एक सपोज बड़ा इंपॉर्टेंट O2 अक्सर पूछ लेता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 एंड 2px 2 है, 2py 1 है और 2pz जो है वो 1 है। टोटल इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एक ऑक्सीजन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर हम इसके दोनों ऑक्सीजन को ड्रॉ करें, एक ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल इधर आएगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर आएंगे, यहाँ पे O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले लो एनर्जी वाला कौन सा है जी, एक है 1s, एक है 2s और 3 हैं ये p वाले, ये 2px है, ये 2py है एंड ये 2pz है। इनके इलेक्ट्रॉन पहले में 2, 2s में भी 2 हैं, इनमें 2x में ये एक एक है। बिल्कुल ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ड्रा कर दिया, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको भी ये बिल्कुल उसी तरह के सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p है इसमें जो है 3 ऑर्बिटल हैं, एक है 2px है, 2py है एंड 2pz है। इनमें भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम यही है। अब आप देखें इन एटॉमिक ऑर्बिटल ने इन एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल s के साथ s ओवरलैप करे तो ये एक, तो ये बन जाएगा। इसी तरह से एक जो है वो
इन दो की ओवरलैपिंग से ये बन गए। अब इसको देखें तो इसमें एक तो ये इस तरह से नीचे आएगा, ये क्यों नीचे आते हैं इसको भी अभी हम देखते हैं। जी मैंने आपको बताया ये रूल है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। अब मिक्स कितने हो रहे हैं, एक दो, ओवरलैप कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसके हैं 5 इसके हैं, तो बने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब इनके नाम भी अलग अलग हैं, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, इसी तरह ये सिग्मा 2px, ये पाई 2py एंड पाई 2pz, ये पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz, ये सिग्मा स्टार 2px। पहले तो ये देख लें कि ये x क्यों नीचे आया। बिकॉज आप देखें अगर 3 ऑर्बिटल हों px, सपोज ये कर लें ये x है, ये y है और ये z है, तो x से ओवरलैप करता है हेड ऑन, ये सिग्मा ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो बाकी दोनों ये y वाले भी और ये z वाले भी ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, इसलिए ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। एस पहले बन चुका है, ये भी पाई ये भी पाई, तो ये पाई बॉन्ड जो बनेंगे इस वजह से वो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए उसमें एनर्जी चेंज कम आती है। अब मैंने आपको ये बताया है कि जितना ये नीचे जाएगा उसी लिहाज से उतना जाएगा, यही वजह है कि इसमें सिग्मा एक्स नीचे है तो दूसरी तरफ सिग्मा स्टार 2px जो है वो ऊपर चला गया, क्योंकि इसकी जितनी एनर्जी कम होनी है रिपल्जन में उतनी ही एनर्जी बढ़ जानी। ठीक है, तो ये एक इसमें जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आप देखें इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने, अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 इसमें, टोटल 16 हो गए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे हुन्स रूल अप्लाई होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग जाएंगे एक में। एक तो इस कैरेक्टर की वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक प्रॉपर 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s, इस तरह से ये आप लिखेंगे। अब जो इसमें प्रॉब्लम आता है कि इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देता, बाज़ दफ़ा वो इनके आइन बना के दे देता है। मसलन वो कह देता है जी O2 +1 O2 -1, ठीक है, या नाइट्रोजन +1 -1 -2, तो जो चार्ज आएगा उसके लिहाज से आपने इन इलेक्ट्रॉन को चेंज करना है। अगर इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दें और अगर दिए हुए हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर दें। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इधर कम करें या इधर कम करें, जिसमें से मर्जी कम करें, एक साइड से कम, अगर 2 हैं तो आप एक दोनों साइडों से भी कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है और इसके बाद आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4, 2 ये हैं 2 ये हैं और सॉरी 2 ये 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 - 6 4, 4/2 जो है आंसर 2 आता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है O2 का मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर से आपको उसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो भी पता चल जाता है। एंड पे इसका जो है इस चैप्टर के लास्ट में इसके बताया हुआ है डायपोल मोमेंट की वैल्यू,
डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी पोलैरिटी को वो डिटरमिन कर रहा होता है कि दो चार्जेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है, वो डायपोल मोमेंट होता है। और वो म्यू आर जो है उसको हम करते हैं जो है चार्ज, और डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू आर होता है। Q चार्ज है उसके ऊपर, पोल के ऊपर, और R उन दो के दरमियान डिस्टेंस है। इस डायपोल मोमेंट की मदद से आपको ये पता चलता है ओवरऑल कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। उसकी ज्योमेट्री का भी पता लगा देते हैं कि बाद दफ़ा आप देखें, बाद दफ़ा बॉन्ड पोलर होते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन ये इसकी ज्योमेट्री इस किस्म की है कि ये पोलैरिटी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, इसलिए ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी ज़ीरो है। मतलब एक्सपेरिमेंटल जब हमने इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाली तो वो ज़ीरो आई, जो कि इसकी इस ज्योमेट्री को वेरीफाई करता है कि वाकई ये लीनियर ज्योमेट्री में होता है। इसके अलावा इसकी मदद से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी मालूम कर सकते हैं। उसका एक फार्मूला भी दिया हुआ है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर होता है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो है, ये लास्ट में कुछ बातें जो हैं वो बताई गई हैं। वो क्या होता है जी, डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व जो आपने किया और डायपोल मोमेंट जो आयनिक होता है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो उससे उसका परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाता है। इसके अलावा डायपोल मोमेंट की एक यूनिट की बात की गई है, डिबाई है, या इसको हम, चूँकि ये चार्ज है ना, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये डिस्टेंस है मीटर, तो कूलम मीटर भी कह सकते हैं इसको। अब इसके अंदर जो है वो एक डिबाई होता है, डिबाई और कूलम मीटर, इनमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है, इक्वेशन जो है वो फार्मूला दिया हुआ है 6.33 समथिंग होता है। तो उसमें उसके तहत आप जो है वो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कूलम मीटर को, डायपोल मोमेंट की वैल्यू को डिबाई में। अब ये उसके लास्ट में जो है वो बॉन्ड एनर्जी का जिक्र किया गया है, बॉन्ड लेंथ का जिक्र किया गया है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना वीक बॉन्ड होगा बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। इस तरह से ये उसके साथ ये भी बताया गया है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है उसको कितनी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बताया हुआ है कि आपने बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। जी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें कोई भी अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 03454158 037। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कशन की एक मीटिंग होती है, क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।